नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वी के नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। एनसीवीटी आईटीआई के आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं और सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए समय समय पर हम आपको अपडेट देते आए हैं कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि जो 17 जुलाई 2023 को फर्स्ट शिफ्ट का आपका पेपर हुआ उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए। इलेक्ट्रीशियन सीबीटी एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं, खास तौर से सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए। आगे बढ़ने से पहले बता दूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कीजिए। फ्री टेस्ट वहाँ पर आईटीआई पैटर्न पर आधारित आपके लिए उपलब्ध है, तो ऐप डाउनलोड करके फ्री वाला टेस्ट आप अटेंड जरूर करें पेपर से पहले, ताकि आपको अपनी तैयारी का पता लग जाए। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको बता दूँ कि हमने एग्ज़ाम शुरू होने से पहले विशेष क्लासेज स्टार्ट की थी, जिसमें थ्योरी की 27 क्लासेज और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की 10 क्लासेज दी थी। लगभग आपका पूरा पेपर इसी क्लासेज में से आ रहा है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर के ये 37 क्लासेज एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख जाना। आईटीआई एग्ज़ाम 2023 नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेज हमने दी है वो सारी क्लासेज अटेंड करके जाए, क्योंकि बड़ी डिटेल से और बहुत आराम से हमने वहाँ पर एक एक पॉइंट आपके सामने रखा है। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से कि यहाँ हम एक रैपिड फायर की तरह चलेंगे, यानी फटाफट ये देखेंगे क्वेश्चन कौन से है और उनका आंसर क्या है। पूरे विस्तार से उन क्लासेज में मैंने आपको दिया हुआ है सारा मैटर, तो वो पूरा मटेरियल आप पढ़ करके जाना। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्लास अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। आइए आज के पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि स्टार्टर के प्रतीक का नाम क्या है। अच्छी बात तो ये होती है कि ये जो एक आयताकार बॉक्स दिखा रखा है आपको, ये स्टार्टर होता है। अगर इसके अंदर लिख दिया DOL तो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर है। अगर इसके अंदर स्टार डेल्टा का सिंबल बना रखा है तो ये स्टार डेल्टा स्टार्टर है, जैसा कि इस क्वेश्चन में किया हुआ है। ए ऑप्शन कर देंगे। अगर इसके अंदर रोटर रियोस्टेट बना रखा है तो वो होगा, और इस तरह का निशान है तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर का होता है। मुझे लगता है आपने क्वेश्चन को इस तरह से कवर कर लिया कि अब स्टार्टर का कोई भी प्रतीक आया तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आएंगे। अगला सवाल देखो, ये एक क्वेश्चन है मोटर वाले सर्किट का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और बार बार क्वेश्चन आ रहा है। मैं थोड़ा कॉर्नर में हो जाता हूँ ताकि आपको पूरा पेपर जो है वो आराम से क्वेश्चन दिखाई दे जाए। उस सर्किट के प्रकार का नाम क्या है। कंट्रोल सर्किट आपको दिखाया गया है। देखो ये है स्टार्ट बटन। अगर स्टार्ट बटन के पैरेलल में यहाँ आपको एक ऑक्सिलरी एनो कॉन्टैक्ट नहीं दिखाए, जो कि होल्डिंग कॉन्टैक्ट होता है, तो वो मोटर आपकी तब तक ही चलेगी जब तक हम इस स्टार्ट बटन को दबा कर रखेंगे। और ये होता है पुश बटन, छोड़ते ही फिर से एनो हो जाएगा। जैसे ही ये एनो हो जाएगा तो मोटर फिर बंद हो जाएगी। और ऐसे ऑपरेशन को इंचिंग ऑपरेशन बोलते हैं। दूसरी भाषा में इसे जॉगिंग परिचालन भी कहा जाता है। मोटर को ऑपरेट करने के लिए बारंबार उसको कमांड देना, ये कहलाता है इंचिंग। ए ऑप्शन कर देना। ये इंचिंग कंट्रोल सर्किट आपको यहाँ दिखाया गया है, ठीक है ना, बहुत शानदार है। अगला क्वेश्चन देखो, ये वो क्वेश्चन है जो वर्ष 2023 में आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। डीसी जनरेटर का आपको एक भाग दिखाया गया है, पोल और उसकी संरचना वाला, और कह रहे हैं कि एक्स से चिन्हित इस भाग का नाम क्या है। तो ये है आपका पोल शू। बड़ा पेपर में क्वेश्चन आता है, खासतौर से कंपटीशन एग्जाम में, कि पोल शू का उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो फ्लक्स को एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरित करना, और वो इसके ऑप्शंस में आते हैं। तो अच्छे से उस क्वेश्चन को भी करके आना, ठीक है ना। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। 36 स्लॉट है, 36 कॉइल है, 4 पोल है, 3 फेज़ के लिए मोटर को वाइंड करना है, डबल लेयर वाइंडिंग की गई है। तो कॉइल की संख्या प्रति पोल प्रति फेज़ गणना करनी है। प्यारे बच्चों, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, टोटल कॉइल यानी कुल कुंडलियाँ कितनी है, उसमें फेज इंटू पोल का भाग दे दो। देखो कुंडलियाँ इसने बता दी 36 है, 4 पोल है इसने बताया, 3 फेज के लिए बाउंड कर रहे हैं, गुना भाग करोगे तो आपको उत्तर कितना मिलेगा। 3 कॉइल प्रति पोल प्रति फेज आ रही है। बताओ सवाल समझ में आया क्या। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। एक बार अगर आप कैलकुलेशन को समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाद में आपको कोई प्रॉब्लम होगी क्या। सवाल अगला, बड़ी मशीनों क्षमता के डीसी मशीनों या जनरेटरों की योक बनाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल करते हैं। देखो अगर हो छोटी मशीनें तब तो हम काम में लेते हैं कास्ट आयरन, कम क्षमता की अगर डीसी मशीनें होता हो। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन आता है ना, वो आता है कास्ट स्टील का, वो होती है बड़ी क्षमता के लिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा। लेकिन बड़े स्पष्ट तौर पर कास्ट स्टील लिखा नहीं, इन्होंने लिखा है रोलिंग स्टील, तो हम यहाँ पर रोल्ड स्टील ऑप्शन कर देंगे। आपके क्वेश्चन का आंसर डी है। मैं आपको मेरा फेस दिखे या नहीं दिखे, क्वेश्चन पूरा दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ।
ठीक है। तो आप चाहें तो बीच बीच में इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं अगर आपके पास ये क्वेश्चंस नहीं है तो। लेकिन मैं तो वही बताऊंगा एक बार फिर से कि ये टॉपिक वाइज क्लासेज हमने दी थी आपको, जिनमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन करवाए, क्लास वहीं से आ रही है। तो चैनल सब्सक्राइब करके जाइए फटाफट से प्लेलिस्ट में और ये सारा देख लीजिए। सवाल देखो, डीसी जनरेटर के इस भाग का नाम क्या है? दरअसल पूरे भाग को अगर देखेंगे तो ये है आर्मेचर की कोर, क्योंकि ये देखो स्लॉट, इनमें आर्मेचर में वाइंडिंग की जाएगी, लेप या वेव। ये देख रहे हो, इन्हें बोलते हैं एयर डक्ट। यहाँ पर ये देखो ऐसे एक खांचा बना हुआ है, इसे बोलते हैं की वे। अलग अलग क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये आर्मेचर कोर है, इन्होंने पूरा लिखा है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। कोई बात नहीं, हम आर्मेचर कोर लेमिनेशन वाला ऑप्शन सही कर ही आएंगे। बात तो एक ही है, क्वेश्चन का तरीका तो वही है। अच्छा, एक ये है वो क्वेश्चन, मतलब कुल मिलाकर के 20-25 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो हर पेपर में हर शिफ्ट में आ रहे हैं, ठीक है ना। ये है वो क्वेश्चन कि ये किस मोटर की विशेषता है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। अब देखो, इस मोटर की विशेषता को अगर देखें तो 3 तरह से होती है। मान लीजिए कि मोटर की स्पीड यहाँ है, अगर लगभग थोड़ी सी कम आती तो हम इसे मान लेते शंट, और ज़्यादा डाउन आता तो हम इसे मान लेते सीरीज मोटर। लेकिन ये तो इन दोनों के बीच में है ना, तो ये है कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड में भी कौन सी करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, क्योंकि डिफरेंशियल मोटर की तो गति का कोई भरोसा ही नहीं है ना। इस मोटर के बारे में तो ये कहा जाता है कि भार पर इसके गति का व्यवहार कभी सुनिश्चित नहीं होता है, ठीक है ना। ये किस तरह का बिहेव करेगी लोड पर कोई श्योर नहीं होता है इनमें, इसलिए आगे नहीं अपन इसको लेते हैं। और किस मोटर में हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है? दरअसल 2 तरह की वाइंडिंग होती है, होल कॉइल और हाफ कॉइल। इससे डिसाइड किया जाता है कि वाइंडिंग में कनेक्शन कैसे करेंगे हम, बिगनिंग टू बिगनिंग जुड़ेगा कि एंड टू एंड जुड़ेगा। हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है हमारी छत पंखे की मोटर वाइंडिंग में, ठीक है। सीलिंग फैन यानी छत का पंखा, इसमें हाफ कॉइल वाइंडिंग होती है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में ये रिपीट हुआ है। आज मुझे जो क्वेश्चन भेजे हैं, ये भेजे हैं गुजरात से किसी बच्चे ने, ठीक है। उसने अपना नाम नहीं बताया और वो कह रहा है कि हमारे गुजराती और इंग्लिश में आए थे क्वेश्चन तो सर, तो मुझे ये इंग्लिश वाले ध्यान में है, इसलिए मैं आपको भेज रहा हूँ। हर दिन भेजते हैं, कभी उत्तर प्रदेश से आता है, कभी राजस्थान से आता है, कभी पंजाब, हरियाणा, MP, हर जगह से लगभग बच्चों ने बिहार से भी क्वेश्चन भेजे हैं। तो आप ही बताते हैं हमें कि कौन से क्वेश्चन है, क्योंकि CBT एग्जाम हो रहा है। सवाल देखो, 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में स्लिप गति की गणना करने का फॉर्मूला क्या है? देखो, स्लिप गति का मतलब क्या है कि मोटर चलनी चाहिए थी 1500 RPM पर, मोटर चल रही है 1440 RPM पर। तो ये जो दोनों अंतर है, जिस गति पर चलनी चाहिए थी उसे सिंक्रोनस गति कहते हैं, और जिस गति पर चल रही है उसे रोटर गति बोलते हैं। ये वास्तविक गति होती है, ये घूमने वाले चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है। दोनों गति का अंतर स्लिप गति कहलाता है। दोनों का डिफरेंस कर देंगे, ए उत्तर करके आना। स्लिप स्पीड पूछ रहा है, अंशीय स्लिप अगर पूछ लेता ना तो क्वेश्चन में डी उत्तर करना है आपको। प्रतिशत स्लिप पूछ लेता तो यहाँ डी में गुणा 100 मल्टीप्लाई बाई 100 और होना चाहिए। स्लिप के ओवरऑल हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, डिटेल करवा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ प्यारे बच्चों, ये आया है नया क्वेश्चन आपके सामने, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं पूरा मौका दे देता हूँ। मोटर की गति नियंत्रण का आपको मेथड दिखाया है। दरअसल हम मोटर की गति नियंत्रण 2 तरीके से करते हैं, या तो रोटर साइड से कर दो या स्टेटर साइड से कर दो, ठीक है। ये है रोटर से मेथड कंट्रोल करने का। लेकिन किया कैसे जाता है कि एक मोटर का जो रोटर EMF उत्पन्न करता है वो 3 स्लिप रिंग के माध्यम से बाहर निकालो और नेक्स्ट मोटर के स्टेटर को दे दो। ये इस विधि को बोलते हैं कैस्केड नियंत्रण। हमारा इस तरह का एक एम्पलीफायर भी आता है जिसे कैस्केड एम्पलीफायर कहा जाता है। आगे टॉपिक आता है, कंपटीशन एग्जाम वाले बच्चों को जनरली हम पढ़ाते हैं। ए ऑप्शन आएगा, कैस्केड संचालन इस मेथड का नाम है। ये नया क्वेश्चन है जो 17 तारीख वाले पेपर में पहली बार आया है। 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 दिन जो पेपर हुए थे उनमें ये क्वेश्चन नहीं था। अगला सवाल देखो, परमानेंट कैपेसिटर मोटर दिखा रखी है बस, और नाम पूछ रहा है कि इस मोटर का नाम क्या है। देखो, स्टार्टिंग वाइंडिंग जुड़ी हुई है, उसके साथ कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। पहचान क्या है? अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच आपको डायग्राम में नहीं दिखा रखा तो कैपेसिटर को कोई हटाएगा नहीं, क्योंकि 75% से ज़्यादा गति जाने पर सेंट्रीफ्यूगल स्विच ही है जिस पर आपके अंदर ये फोर्स लगता है और वो क्या करता है, हटा देता है। तो ये परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। लेकिन आपको मैं बता दूं, कैपेसिटर वाली 3 मोटरें और तीनों मोटरों का डायग्राम आता है। पहचान क्या है इसके? यहाँ पर अगर सेंट्रीफ्यूगल स्विच और लगा हुआ हो तो वो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर है, और एक डबल कैपेसिटर मोटर का और है जो आगे डायग्राम आएगा, फिर मैं वही दिखा दूंगा आपको।
डीसी शंट मोटर के आर्मेचर के द्वारा ली गई धारा की गणना करनी है। देखो आर्मेचर के द्वारा ली गई धारा की गणना करने के लिए फॉर्मूला होता है कि आर्मेचर की वोल्टेज में आर्मेचर रेजिस्टेंस का भाग दे दो, और आर्मेचर की जो वोल्टेज होती है वो होती है कि टर्मिनल वोल्टेज में से बैक ईएमएफ घटा दो। ये रहा सी उत्तर। यानी हमने मोटर को 220 वोल्ट दिया, मान लो 200 वोल्ट बैक ईएमएफ पैदा हो रहा है और आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम है, तो 200 एम्पीयर करंट हो गई। ये होता है एक तरीका। हालांकि इसमें एक तरीका और है कि लोड करंट में से शंट फील्ड करंट घटा दो, तब भी आ जाता है, लेकिन वो यहाँ नहीं पूछ रहा है, वो कंपटीशन एग्जाम में पूछेगा आपसे, ठीक है। रैपिड फायर की तरह चलेंगे, ये मत बोल देना कि गुरुजी जल्दी जल्दी क्या करा रहे हो, ये बहुत डिटेल से बड़े आराम से ना मैंने उन क्लासेज में करवाया हुआ है। रिक्वेस्ट करूँगा प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे देख लो, पेपर वहीं से आ जाएगा, पूरा कवर हो जाएगा, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। यहाँ सिर्फ हम ये देखेंगे कि बस कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या है, ये भी बार बार आए। आर्मेचर कोर दिखाई गई है अपन को, और ये इस खांचे की बात कर रहा है, तो की वे फिक्स करने के लिए होता है, जो शाफ्ट पे की लगती है ना, ताकि ये कोर जो है वो हिले डुले ना, आगे पीछे ना हो जाए। और एक ये वाला सबसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में मैंने बताया, हर दिन हर शिफ्ट में हर पेपर में आए। ये है बाहरी ग्राउलर, एक्सटर्नल ग्राउलर बोलते हैं, डीसी आर्मेचर की जांच के लिए होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में डीसी मोटर में ईएमएफ गणना करने के लिए फॉर्मूला पूछा है, तो बैक ईएमएफ ज्ञात करने के लिए अभी बता कर आया हूँ। क्या करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज में से आर्मेचर की ड्रॉप घटा दो, बैक ईएमएफ आ जाएगा, या फिर बैक ईएमएफ घटा दो तो आर्मेचर वोल्टेज आ जाएगी। बात एक ही है, सी उत्तर होगा यहाँ पर। बस एक रिवाइज की तरह ही लूँगा मैं इसे फटाफट से, ताकि आपको क्या कि क्वेश्चन पता लग जाए कौन कौन से आ रहे हैं। ये स्टार्टर नहीं है, दरअसल स्टेटर वाइंडिंग है, और स्टेटर होता है एसी में। तो वो कह रहा है कि ओपन और शॉर्ट जांच करनी है, किस उपकरण का उपयोग करेंगे। ध्यान रखना, एसी स्टेटर की जांच करने के लिए आंतरिक ग्राउलर होता है, और बाहरी ग्राउलर होता है डीसी आर्मेचर के लिए, ठीक है। बाहरी ग्राउलर किसके लिए होगा, डीसी के लिए। आंतरिक वाला किसके लिए होगा, एसी स्टेटर के लिए होगा, ठीक है। ओके, ये सारे क्वेश्चन मैंने करवाए हुए हैं, और आप अगर तैयारी के लिए चाहते हैं तो बस पेपर से पहले प्रैक्टिस कर जाओ। वाइंडिंग में एक डायग्राम दिखाया गया है, और अपन से पूछ रहे हैं कि इस डायग्राम का नाम क्या है। दरअसल वाइंडिंग में हम जनरली क्या करते हैं, 3 तरह के डायग्राम बनाते हैं, रिंग डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और डेवलपमेंट डायग्राम, और चौथा अगर माने तो कनेक्शन डायग्राम। टोटल 4 डायग्राम होते हैं। अब गलती बताता हूँ, इन्होंने जो इस क्वेश्चन का आंसर दिया है ना, वो तो दिया है रिंग डायग्राम, लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ, आपको मैं बता दूँ। ये तो है कनेक्शन है कि 6 नंबर से जा रहा है, 10 नंबर से निकलेगा, फिर 11 से प्रवेश करेगा, लेकिन इन्होंने इसका आंसर रिंग डायग्राम दे दिया। इन्होंने मतलब निम्मी असाइनमेंट ने, और जो आपके सीबीटी एग्जाम हो रहे हैं वो निम्मी असाइनमेंट के क्वेश्चन को ही सही मानते हैं। तो क्या करें गुरुजी, करके तो यही आना है। वास्तव में जो इसका डायग्राम का नाम है ना, वो है क्वाइल कनेक्शन, और डेवलपमेंट डायग्राम होता है वो अलग से, कि वाइंडिंग कैसे कैसे आपने स्लॉट में खांचों में डाली है। वो रिंग डायग्राम बनता है ऐसे कि आप उसको है ना जोड़ करके दिखाओ कि वाइंडिंग कैसे कैसे जुड़ी हुई है, एक रिंग की आकृति में आनी चाहिए। कोई बात नहीं, अभी तो इन्होंने ए उत्तर किया है, आप भी इसका ए उत्तर ही करके आना। और ये है वो डबल कैपेसिटर मोटर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये रहे दोनों कैपेसिटर जुड़े हुए, इसके साथ में सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी जुड़ा हुआ है, तो एक हट जाएगा, एक लगा रहेगा। डबल कैपेसिटर मोटर है, डी उत्तर करना। कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। और एक्स के रूप में इस चिन्हित भाग का नाम क्या है, तो बार बार आया है, कम्यूटेटर राइजर बोलते हैं। ये भी वो है क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। सिंगल फेज मोटर के काम करने का सिद्धांत क्या है, तो सिंगल फेज मोटर के काम करने का सिद्धांत लेंज का नियम करना। इन्होंने लेंज नियम को सही माना है। वैसे तो मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर ये सब फेराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होते हैं, पर हमें कुछ नियमी असाइनमेंट के हिसाब से चलना है। ऑसिलेटर दिखाया और पूछ रहे हैं कि इसमें फीडबैक सर्किट का उपयोग करते क्यों है। दरअसल ऑसिलेटर में हमें फेज़ को 180 डिग्री फेज़ शिफ्ट करना होता है। उससे क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, और एम्पलीफायर के साथ पॉजिटिव फीडबैक मिलता है तो वो ऑसिलेटर बनता है। ठीक है, सी उत्तर करके आना। और अगला सवाल कह रहा है कि प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे। LDR करेंगे। पूरा नाम है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, प्रकाश पर निर्भर करने वाला रजिस्टर। तो वो प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एम्पलीफायर का नाम क्या है, हमें एक एम्पलीफायर दिखाया गया है। देखो Q1 Q2 नाम के 2 ट्रांजिस्टर आपको दिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 2 ट्रांजिस्टर में एक करता है पुश, एक करता है पुल, और ये होते हैं क्लास बी के प्रकार। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, ये इसका प्रकार हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। ACSR तार का पूरा नाम पूछा है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड आएगा। डी में उत्तर ये रहा, ठीक है। बस प्रिय विद्यार्थियों,
इतने ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आए हैं 17 की सेकंड और थर्ड शिफ्ट के भी, तो वो भी आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवा देंगे। अभी के लिए बस इतना था। चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।